बहुत बड़ा गेम चेंजर हुआ चाइनीज आर्म्स। ये चाइनीज आर्म्स का क्या चक्कर है सुमन भाई साहब? चाइनीज आर्म्स का ये चक्कर है, आपको याद होगा कुछ दिन पहले ट्रंप ने धमकी दी थी। किसको? ट्रंप ने धमकी दी थी रशिया और चाइना को कि खबरदार ईरान को हथियार दिए। ट्रंप गए थे चाइना और बोला कि मैंने शी जिनपिंग को कहा भाई इनको हथियार मत देना, इनके चक्कर में मत पड़ना। फिर धीरे धीरे चीजों की परतें खुली। जो जॉर्डन में अटैक हुआ उसका 99% इंटेलिजेंस चाइना ने दिया। इसमें काफी अमेरिकन मारे गए, ये आप जानते हैं। इसके बाद कहानी और आगे बढ़ी कि भाई आखिर ये चाइना चाहता क्या है, एग्जैक्टली व्हाट द चाइना वाज, व्हाई एंड व्हाई चाइना डूइंग इट। क्योंकि चाइना को ये लगता अगर ये युद्ध रुक गया स्ट्रेट ऑफ ताइवान में मामला खुल जाएगा और अमेरिका मुझे वहां ज्यादा कुछ करने नहीं देगा। इसलिए इंपॉर्टेंट है अमेरिका यहां बिजी रहे, यहां मरता खपता रहे। जब आपको याद होगा जो मेरे रेगुलर व्यूवर्स है जो अभी आए भी है, मैंने कहा था भाई ये जो धमकी दी गई है अमेरिका और चाइना को, ये विशेषकर धमकी चाइना को दी गई है, सॉरी चाइना और रशिया को धमकी दी गई है, ये विशेषकर धमकी चाइना को दी गई। रशिया का नाम इसलिए बताया जा रहा सो इट डजंट बिकम ग्रॉसली अगेंस्ट वन और दूसरे को छोड़ दिया। इनफैक्ट रशिया को लेके पुतिन ने सॉरी ट्रंप ने जेलेंस्की को कहा खबरदार पुतिन के ऑयल रिसोर्सेज पे अटैक है, जो उसने कर दिया तब भी, जो उसने तब भी कर दिया। उसका ड्रोन आज 1500 किलोमीटर अंदर रशिया में जाके एक ऑयल रिफाइनरी को उसने अटैक किया। सो बाय द वे ही हैज नॉट चेंज। ट्रंप ने खासकर ब्लैक सी की बात की थी और रिफाइनरीज की बात की। ब्लैक सी में तो अटैक नहीं किया पर वहां किया। अब जब दोनों को धमकी दी गई थी और धीरे धीरे रूबियो का वेंगी से नहीं मिलना और पीट हेगसेथ का बोलना दोनों इन्वॉल्व है पर लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट इज डिफरेंट, मैंने आपको बोला बॉस ये सारा काम चाइना ने करा है, इसमें रशिया का हाथ नहीं, पुतिन ऐसी बेवकूफी नहीं करेगा। अब धमकी अपनी जगह, आप याद कीजिए ताइवान में का एक बहुत बड़ा आर्म्स सेल है जो ट्रंप को अप्रूव करना। ट्रंप ने वो आर्म्स सेल अप्रूव नहीं किया इसलिए कि बॉस आई डोंट वांट टू डू द आर्म्स सेल बिकॉज दैट कैन रियली चेंज द पैराडाइम। जब पीट हेगसेथ से पूछा गया था उसने कहा था आर्म्स आर ऑल पैक्ड, बोला शिप कब करोगे, बोला जब बॉस साइन करेगा, तो बॉस ने साइन नहीं किया। बट यहां सिचुएशन में फिर टर्न आता है। क्या टर्न आता है सिचुएशन में सर? ये टर्न आता है कि चाइना ने अमेरिका की पीठ में खंजर भोंकने का काम किया। क्यों? क्योंकि ट्रंप ने उसे एक्सपोज कर दिया, भाई तुमने मेरा लास्ट ईयर का इलेक्शन चुराया और तुमने चाइनीज वायरस यानी कि कोविड को लेकर दुनिया का फुद्दू बनाया। वो मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं। अब चाइनीज कल्चर में द फेस ऑफ द टॉप मैन इज इंपॉर्टेंट और चाइना में आप जानते हैं फ्लड्स की क्या हालत है, कितनी तबाही मची है, बेशुमार बेपनाह बे इंतहा तबाही मची है। और इसके साथ चीजें हो गई चेंज क्योंकि चाइना ने ईरान को एक खतरनाक वेपन बेचा है और ये करीब 600 यूनिट्स बेचे। वो है शोल्डर हेल्ड रॉकेट लॉन्चर स्टिंगर, जो शोल्डर हेल्ड मिसाइल्स को फायर करता है। ये मिसाइल्स बहुत इफेक्टिव है फॉर अ मेकशिफ्ट एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम। दे आर वेरी इफेक्टिव अगेंस्ट चिनूक्स एंड अपाचीज। दे आर इवन वेरी इफेक्टिव अगेंस्ट लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट। अब इनकी एडवांटेज ईरान में और बढ़ जाती है। क्यों? अगर आप ये दिल्ली जैसे शहर में लो तो किसी काम का नहीं, जहाज बहुत ऊपर होता, आप कुछ नहीं कर पाओगे। बट अफगानिस्तान और ईरान में ये शोल्डर हेड वेपन्स वे वेरी इंपॉर्टेंट। याद कीजिए जब रशिया अफगानिस्तान घुसा था तो अमेरिका ने स्टिंगर मिसाइल्स दिए थे अफगानी को। अफगानी क्या करते थे, सबसे ऊंची चोटी पे रहते थे, एज जब वो हेलीकॉप्टर या जहाज देखते थे वहां से फायर करते थे, तो उनको ऑलरेडी 10-20 हजार 30,000 फीट का एडवांटेज मिलता था। वहां से फायर करते थे तो वो कहीं काफी सारे एयरक्राफ्ट उनकी रेंज में आ जाते थे। ईरान की टेरेन भी ऐसी है क्योंकि इट इज क्वाइट हिली और कुछ ऐसे रीचेस जरूर है जिन पे हाइट का आपको एडवांटेज मिलेगा। और ये वेपन्स चाइना ने दे दी है, करीब 600 यूनिट्स हैं और 70 से 80 मिलियन डॉलर की डील है। जबकि मैंने आपको गारंटी दी थी जिस दिन ईरान को पैसे मिलेंगे, जिस दिन मुल्ला रजीम को पैसे मिलेंगे, वो सबसे ज्यादा पहले जाके चाइना से हथियार खरीदेगा। बोला था नहीं बोला था? मैं कहा जिस दिन मुल्ला रजीम को पैसे मिल गए सबसे पहले वो जाके चाइना से हथियार खरीदेंगे और वो हथियार आएंगे चाहे वो ABC रूट से आए। और ये जो सीज फायर वगैरह की बातें हो रही थी, ये क्यों हो रही थी? कि भाई हथियार चाहिए, चाइना से हथियार आना, और किसी लिए सीज फायर नहीं चाहिए था। आपने ब्लॉकेड कर रखा, अगर ब्लॉकेड कर रखा तो हथियार कहां से आया? अब बोलिए अगर आपने ब्लॉकेड कर रखा तो हथियार कहां से है? तो हथियार पाकिस्तान के रूट से आया ना भाई। अगर आपने ब्लॉकेड कर रखा तो हथियार आया कहां से? हथियार पाकिस्तान के रूट से आया। तो पाकिस्तान ने चाइना की मदद की हथियार अंदर लाने में, और ये अमेरिकन और इसराइलियों के लिए थोड़ा परेशानी का सबब जरूर बन सकता है। देखिए ट्रंप इज कंसर्न अबाउट मिड टर्म्स। ट्रंप चाहते हैं मिड टर्म तो ऑयल की कीमतें ना बढ़े, और ईरान को पता है मेरा जो भी टाइम है मिड टर्म से पहले पहले जो करना उससे पहले कर दो। ठीक है जी।
तो नाउ इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टर्न ऑफ इवेंट्स व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक टू यू। तो चाइनीज वेपन्स हैव कम। ट्रंप को जो भी कहा गया, जो भी बताया गया, वो सब बेवकूफ था और ट्रंप की बेस पे सरप्राइज अटैक किया था। और मैं मानता हूं कि चाइनीज इंटेलिजेंस की मदद के साथ किया गया था। हाउ डिड दे नो विच एयरबेस टू चूज, विच नॉट टू चूज। ये बड़ा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है। अब आते हैं हम नेतन्याहू। नेतन्याहू ने कहा कि बॉस, मेरी अब तक की सबसे बेहतरीन मीटिंग रही है ट्रंप के साथ। एंड यू नो नेतन्याहू इज अ मिलिट्री मैन। उसकी बेहतरीन मीटिंग का मतलब है कि पटाखे बजेंगे। उसकी बेहतरीन मिलिट्री का मतलब है अटैक होगा। और पिकेक्स माउंटेन हो गई, वो आपका गैस फील्ड हो गया, फार्स का गैस फील्ड हो गया, वो सबसे बड़ा बिजली घर हो गया, वो पुल हो गए, वो कुछ भी हो गए, उन पर अटैक होना, पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स हो गया। बुशेर की जैसे मैं आपको बात करूं, बुशेर का एयरपोर्ट कंप्लीटली दोस्त हो गया। बुशेर में अमेरिका ने 12 ब्रिजेस गिरा दिए है, 2 रेलवे जंक्शंस पे अटैक किया है और भी एक इलेक्ट्रिक सब स्टेशन पे अटैक किया। इनकी बुशेर का शहर जो है, केवल रिएक्टर का पावर स्टेशन नहीं गया, बुशेर में 12 ब्रिजेस, 2 जंक्शंस और करीब करीब कुछ बड़े सब स्टेशंस को भी अमेरिका ने ठोक दिया। बुशेर इज कंप्लीटली गॉन। शिराज का एयरपोर्ट इज कंप्लीटली गॉन। शिराज को में एयरपोर्ट खत्म। ऐसा नहीं है अमेरिका मतलब मक्खी मारता रहा। अमेरिका जो जो स्ट्रैटेजिक एसेट्स है उसको धोता रहा। और इनके यहाँ इंटरनेट है नहीं और इन्होंने दबा रखा, तो ये कुछ ज्यादा रिपोर्ट नहीं कर पा रहे। रिजीम की हालत खराब है। रिजीम अभी 88% फूड इन्फ्लेशन है एंड इट इज राइजिंग एवरी डे। लाखों लोगों की नौकरी आ गई। 18 बिलियन का तेल बेचा जिसके मोस्ट ऑफ द पैसा नहीं आया और अमेरिका ने बोल दिया मैं तुम्हारा पैसा नहीं दूंगा। जिसपे ईरान का रिप्रेजेंटेटिव कहता जो जो कंपनी हमारा पैसा लेगी वो हम उसको टारगेट करेंगे। मैं कहा भाई तू सबको टारगेट कर दे, तू हर एक को टारगेट करेगा। नेतन्याहू की ट्रंप से मीटिंग 1 घंटा 15 मिनट चली और कुछ मीटिंग का पार्ट केवल नेतन्याहू और ट्रंप के बीच हुआ। कुछ में डेलीगेशन बैठी थी। पहली बार ट्रंप ने मीटिंग में नो कैमरा नो माइक वाज अलाउड, नो कैमरा नो माइक वाज अलाउड। और जो मीटिंग हुई है ट्रंप और नेतन्याहू के बीच, उसमें इवन सेल फोन्स वर नॉट अराइव्ड, दे वर नॉट कैरिंग देयर प्राइवेट सेल फोन्स एज वेल। आप खुद सोचिए किस लेवल का टॉप सीक्रेट व्हाटएवर इट वाज, वो नेतन्याहू ने ट्रंप को बता दिया भाई ये होना है, ऐसे करना है, ये करना है। एंड नेतन्याहू जब आए कह रहा बेस्ट मीटिंग आई एवर हैड विद द ट्रंप। यानी जो भी नेतन्याहू का प्लान था वो प्रोग्राम नेतन्याहू क्या चाहते और ट्रंप क्या चाहते। अभी पीट हेगसेथ से मिल रहे नेतन्याहू एज वी टॉक। ट्रंप चाहता कि तेल की कीमतें कम रहे, मेरा मिड टर्म निकल जाए। अक्टूबर में आपका इलेक्शन है इजराइल में, नवंबर में है आपके यूएस में। तो नेतन्याहू को जीतने के लिए बहुत बड़ा तश्तरी पे सर चाहिए, किसी का बहुत बड़ा तश्तरी पे सर चाहिए ईरान का। ट्रंप को जीतने के लिए चाहिए तेल की कीमतें भाई कम रहे। अब यहां पे ट्रंप की प्राथमिकता वो है। और ये भी सच है कि इंटरसेप्टर्स की मात्रा कम हुई है। अमेरिका कुछ भी कहते हैं, इंटरसेप्टर कम हुए, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट क्या वो उस लेवल पे पहुंच गए अब युद्ध नहीं लड़ सकते? नहीं, ऐसा भी नहीं है। एंड दे हैव अल्टरनेट टेक्नोलॉजीज, दे कैन स्टिल मैनेज इट। दूसरी यहां समस्या है कि नेतन्याहू लड़ना तो चाहता है, पर वो चाहता कि मैं ऐसा हाफ हार्टेड युद्ध ना लड़ूं। इजराइल के रिसोर्सेज लगे, इजराइल पूरा ठुक जाए और फिर ट्रंप बोले भाई सीज फायर भाई, हाँ बॉन्ड मार्केट हिल गया, शेयर मार्केट हिल गया, तेल हिल गया, ट्रेजरी बॉन्ड हिल गया, सीज फायर, अमेरिका की इकोनॉमी हिल गई है, बॉस आप सीज फायर करो। तो इजराइल का है कि मैं लड़ूं, मैं रिजीम को टॉपल करके ही मानूं, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव है रिजीम टॉपल और यूरेनियम तो खैर दोनों का ही ऑब्जेक्टिव। तो इसीलिए नेतन्याहू अपने समीकरण देख रहा है, क्योंकि नेतन्याहू ये भी देख रहा है कि इजराइल का, ईरान का और तुर्किया का जॉइंट वेंचर हो रहा है। नेतन्याहू ये भी देख रहा है कि तुर्किया सीरिया के साथ जॉइंट वेंचर कर रहा है। नेतन्याहू ये भी देख रहा है कि यूएन में जाके बोलते हैं आप गोलान हाइट्स छोड़ दो, विच दे कैन नेवर लीव, अब बफर जोन से निकल जाओ। बट एक अच्छी बात ये रही जो मैं आपको बोलने वाला हूँ, नेतन्याहू ये भी सोच रहे कि भाई मतलब यहाँ सबमरीन अटैक का भी खतरा है। जो प्रिसाइडन P-8Is मंगाए थे अमेरिका से, बिकॉज दे वर फेयरिंग तैयब अर्दोगन का सबमरीन थ्रेट। अभी तैयब अर्दोगन इराक के साथ भी कुछ खिचड़ी पका रहा, वो मैं लास्ट में बोलूंगा आपको। सो माइनस इजिप्ट, जो मैंने प्रेडिक्ट किया, ऑल द फ्रंट्स ओपन एंड इजिप्ट का फ्रंट भी खुलेगा। बट वो तब खुलेगा अगर इजराइल वीक होता नजर आएगा। अगर इजराइल वीक होता नजर नहीं आएगा, इसलिए नहीं खुलेगा। इसलिए नेतन्याहू इज वेरी केयरफुल whom to engage, where to engage, कितना एंगेज करना, क्या एंगेज करना, ये आपको बता दूं। तो यहां पे नेतन्याहू को सबसे अच्छा समाचार आपको पता क्या मिल गया? नेतन्याहू ने बोला कि देयर इज नो टॉक ऑफ विड्रॉइंग फ्रॉम एनी रीजन व्हाटसोएवर। किसी भी क्षेत्र से विड्रॉल की कोई बात हुई, ना सीरिया से, ना लेबनान से, ना गाजा से। सो इजराइल इज नॉट लीविंग एनी ऑफ द
territory which it has captured or which has acquired for security reasons obviously. तो इजराइल कोई भी टेरिटरी नहीं छोड़ रहा है, ये नेतन्याहू ने कंफर्म कर लिया। मैं मानता हूं ये नेतन्याहू की सबसे बड़ी जीत थी, बिकॉज नेतन्याहू जहाज में बैठने से पहले when he spoke to his cabinet committee on security and all his advisors and generals, एक बहुत बड़ा कंसर्न था हाउ विल यू हैंडल अगर आपसे टेरिटरी छोड़ने को कहा। मैंने नेतन्याहू से भी एक सवाल पूछा, बोला सर एक बार बताओ अगर आपको उस कंट्री में लैंड करना पड़े जहां पे who believe in ICJ वारंट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का वारंट, तो आप क्या करोगे? बोला वी हैव इजरायली स्पेशल फोर्सेस। आई लव द आंसर। कह रहा इजरायली स्पेशल फोर्स है ना, कोई टेंशन, उतार दो, विल मैनेज। और नेतन्याहू ने कहा आई एम गोइंग टू न्यूयॉर्क। ओए ममदानी, तेरा बाप आ रहा न्यूयॉर्क। बोला कि आई एम गोइंग टू न्यूयॉर्क। ममदानी को बोला आई एम गोइंग टू न्यूयॉर्क, मैं न्यूयॉर्क जाऊंगा, जो उसके बस को उखाड़ना उखाड़ ले। और उसने आज इस सवाल का जवाब दे ही दिया कि अगर मैं उस कंट्री में भी उतर गया जहां आईसीजी का द साइंस टू आईसीजी, और अगर मुझे अरेस्ट या मुझे हरास करने की कोशिश की, इजरायली स्पेशल फोर्सेस आर देयर टू टेक केयर ऑफ इट। तो ये ममदानी को मैं मानता हूं एक इनडायरेक्ट धमकी उसने आज दे दी है। इनडायरेक्ट क्या, 70% डायरेक्ट ही धमकी। कह रहा मैं आ रहा हूं सितंबर में और तू मेरा जो उखाड़ सकता उखाड़। कह रहा तू इलेक्टोरल बंदा, तू लोगों को लड़वाता, तू लोगों को एक दूसरे से भिड़वाता, ये तेरा काम है। मैंने कहा अरे क्या इलेक्टोरल बंदा साहब, जहादी सूट वाला जहादी है, इलेक्टोरल बंदा कोई नहीं है वो। तो ये आप देखिए ये वाली सिचुएशन हो गई और कहीं विड्रॉल नहीं करना। आप जानते 4 अगस्त को रोम में मीटिंग हो रही है बिटवीन इजराइल एंड लेबनान, और चीजें आगे चलेंगी। 4 अगस्त के अगला ट्यूसडे चीजें आगे चलेंगी एंड things are going to move to the next direction.